मूर्ख बेटा। पंडित दीनानाथ रतनपुर के जाने माने शिक्षक थे। उनकी अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में बहुत इज्जत थी। वे बहुत पढ़े लिखे और विद्वान शिक्षक थे। उनके पढ़ाए विद्यार्थियों में एक भी फेल नहीं हुए था, क्योंकि उनके लिए एक बात गांव में प्रचलित हो चली थी कि दीनानाथ जी पढ़ाते नहीं बल्कि पढ़ाई को पिलाते हैं। मगर उनका अपना ही बेटा उनका नाक कटा दिया था। उनके दो बेटे थे। बड़ा का नाम रमेश था, जो पढ़ने में बहुत तेज था, या ये कहिए कि किताब का कीड़ा था। मगर दूसरा बेटा जीवन पढ़ाई में ही नहीं वास्तविक जीवन में भी मूर्ख था। दीनानाथ जी उसके पढ़ने के हर साधन उपलब्ध कराए थे, मगर सरस्वती जैसे उससे रूठ गई थी। उससे कोई भी सबक याद नहीं हो पाता। लाख प्रयत्न के बाद भी जब वह कुछ नहीं पढ़ पाया तो दीनानाथ जी ने उस पर से अपना ध्यान हटा लिया। बोले, ससुरा अपनी माँ पर गया है। जैसे इसकी माँ गंवार है, वैसे ही यह महामूर्ख और गंवार है। वे ज्यादा से ज्यादा बड़े बेटे पर ध्यान देने लगे। वे आने जाने वाले दोस्त मित्र रिश्तेदार सबसे कहते, रमेश मेरा अपना बेटा है, वह मुझ पर गया है, बिल्कुल मेरे तरह पढ़ने में अव्वल, आज्ञाकारी और बहुत कम बोलने वाला। उसके लिए तरह तरह के कपड़े लाते, खाने पीने के लिए मेवा मिठाई लाते। जबकि छोटे बेटे जीवन को कुछ नहीं लाते, उसे रमेश के पुराने कपड़े दे देते और कहते, मूर्ख और बंदर में कोई फर्क नहीं होता, आठ उन्हें कोई भी नई चीज नहीं देने चाहिए, वे उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। या तो उसे फाड़ देंगे या नोच कर बर्बाद कर देंगे। जीवन अपने पिता के सामने तो कुछ नहीं कहता, मगर अकेले में बहुत रोता। सोचता, मेरे भाग्य में पढ़ना लिखना नहीं लिखा है, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैं प्रयत्न तो बहुत कर रहा हूँ, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, तो क्या करूँ। वह लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं पढ़ पाया। जबकि रमेश पढ़ने के लिए शहर चला गया। वह बहुत मन लगा कर पढ़ा। वह हर क्लास में टॉप करता रहा। बोर्ड एग्जाम में जब जिला टॉप आया तो दीनानाथ जी ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। कई दिनों तक अपने बड़े बेटे की प्रशंसा करते रहे। रमेश ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका पढ़ने चला गया तो मास्टर साहब ने गांव में भोज का आयोजन किया। वे सबसे कहते रहे, मेरा छोटा बेटा तो महामूर्ख निकला, मगर मेरा बड़ा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। वह मेरे लिए सूर्य के समान है, जबकि जीवन अमावस्या की रात की तरह है। वे जीवन से बहुत कम ही बात करते थे। पत्नी के बहुत समझाने पर दीनानाथ जी ने 2 बीघे जमीन जीवन के नाम खरीद दी थी। बाकी 10 बीघे जमीन अपने नाम रखे थे। एक आलीशान घर बना रखा था, जिसमें 2 ही प्राणी रहते थे, जीवन और उसकी माँ। दीनानाथ जी तो अपने स्कूल चले जाते थे और हफ्ते में एक बार आते थे। उन्होंने पास के शहर में भी मकान ले रखा था, जिसे किराए पर देते थे। मन में सोच रखा था कि रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी शहर में आराम की जिंदगी बसर करेंगे। मगर उससे पहले उस मूर्ख की शादी भी किसी समझदार लड़की से करना जरूरी था, जो खेतीबाड़ी और घर द्वार की देखभाल सही से कर सके। चूंकि 1 साल बाद ही उनकी सर्विस समाप्त होने वाली थी, तो उन्होंने जीवन की शादी अपने एक गरीब मित्र की लड़की से करा दी। बड़े बेटे की शादी की उन्हें कोई चिंता अभी नहीं थी। वे जानते थे कि जब पढ़कर विलायत से आएगा तो उसकी शादी के लिए एक नहीं अनेक लोग अपनी बेटी की शादी के लिए चौखट आकर नाक रगड़ेंगे। उनका कल ही रिटायरमेंट होने वाला है और आज ही उनका बड़ा बेटा विलायत से एक मेम साथ लाया है। वह उससे विवाह कर चुका है।
यह देख मास्टर साहब का सपना चूर चूर हो गया। वह नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या करूं। रमेश उनसे बताया, पिताजी, हम दोनों साथ में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, तो दोनों ने शादी कर ली। इनके पिता का वहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम दोनों ने उसी में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दीनानाथ जी बोले, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। कल मेरा रिटायरमेंट है, उसके बाद तुम दोनों की शादी गांव में धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ करेंगे। रमेश बोला, नहीं पिताजी, ये सब ढोंग ढकोसला में हमें विश्वास नहीं। मुझे 2 दिन बाद ही वापस जाना है। मैं एक जरूरी काम से चला था। चूंकि अब मैं वहाँ पर शादी कर लिया हूँ, तो रहने के लिए अपना घर भी चाहिए। आखिर इनके पिता के घर कब तक बोझ बनकर रहेंगे? वैसे अमेरिका में एकल परिवार ही रहता है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता है। वैसे भी मैं अब यहाँ आकर खेती बाड़ी तो कर नहीं सकता। खेती बाड़ी जाहिलों का कार्य है, और यहाँ घर बार भी मेरे किस काम के, जब आना ही नहीं है। पिताजी, आप मेरे जमीन और मकान के हिस्से के पैसे छोटे से दिलवा दीजिए, या फिर आप ही कोई प्रबंध कर दीजिए। मैं पेपर पर लिख कर दे दूंगा कि आज से मेरा हिस्सा नहीं है। मास्टर साहब को रमेश की बात बहुत बुरी लगी। बोले, बेटा, तू विलायत में रहता है, बहुत समझदार है, बहुत पैसे भी कमाता है। अब तुम पति पत्नी दोनों डॉक्टर हो, और तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल मूर्ख है। फिर भी तू उससे हिस्से की बात कर रहे हो। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारा नाम बड़ी फख्र के साथ लेता था कि मेरा बेटा मुझ पर गया है। मेरे और उसके विचार एक से मिलते हैं, मगर तुमने तो अपना हिस्सा मांगकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। रमेश बोला, पिताजी, आप मुझसे इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए, बल्कि पैसे का प्रबंध करिए। विचार करिए कि किस प्रकार से बंदोबस्त हो पाएगा। आपके रिटायरमेंट पर 40 से 50 लाख तो मिल ही जाएंगे, बस वहीं दे दीजिए। अब ना मत करिएगा। मैं भी नहीं चाहता कि कोई विवाद बढ़े और हमें कानून के दरवाजे खटखटाने पड़े। मास्टर साहब अच्छी तरह से समझ गए थे कि अब पत्थर पर मरहम लगाने से कोई लाभ नहीं। बोले, बेटा, तू पेपर पर साइन करके तैयार रख। जब मैं पैसा तुम्हें दे दूंगा, तब तुम पेपर मेरे को दे देना। दूसरे दिन दीनानाथ जी ने पूरे 40 लाख देकर अपने बड़े बेटे से पेपर पर साइन ले लिए। रमेश की माँ बोली, बेटा, बेशक तू सब कुछ छोड़कर आज से इस घर से नाता तोड़ रहा है, लेकिन रिश्ते रिश्ते होते हैं। तुम्हें जिंदगी में 1-2 नहीं कई सुंदर पत्नी मिल जाएंगी, बेटा बेटी भी मिल जाएंगे, मगर इस दुनिया में ना तो तुम्हें माँ मिलेगी, ना कोई सगा पिता मिलेगा, ना तुम्हें अपना भाई मिलेगा। इसलिए आते जाते रहना। माता पिता के दरवाजे पुत्र के लिए हमेशा खुले ही रहते हैं। दीनानाथ जी ने रमेश से फिर कोई बात नहीं की, वह चला गया। दीनानाथ के विश्वास को बहुत बड़ा धक्का लगा था। अभी कल तक कहते फिरते थे कि मेरा बड़ा बेटा मुझ पर गया है। वे अब किस मुंह से उस आदमी का सामना करेंगे जिससे ये बात कहा करते थे। पत्नी सोच रही थी कि उनसे पूछूं कि अब बताइए आपका बेटा किस पर गया है, मगर वह अपने पति के दुखते दिल को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह अपने पति से बोली, आखिर कितने दिन घर में मुंह छुपाए बैठे रहेंगे। चलिए हम दोनों कुछ दिनों के लिए शहर वाले मकान में चलकर रहते हैं। यहाँ बेटा बहू घर बार संभाल लेंगे। मास्टर साहब को पत्नी बात अच्छी लगी, बोले चलो कल ही चलते हैं। दोनों चले गए और शहर में ही रहने लगे, मगर वहाँ उनकी पत्नी बीमार रहने लगी। जब दीनानाथ जी ने डॉक्टर को दिखाया तो बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है।
अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहुत जल्द मर जाएगी। मास्टर साहब ने रिटायरमेंट के सारे पैसे तो बड़े बेटे को दे दिए थे, उनके पास पैसे थे ही नहीं। उन्होंने बड़े बेटे को फोन लगाया और माँ का हाल बताया कि वह अब बचने वाली नहीं है, उससे कोई सहायता नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार आकर माँ से मिल ले। मगर उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर दीनानाथ जी का कलेजा हिल गया। वह बोला, पिताजी, इस दुनिया में रोज हजारों लोग मरते रहते हैं, हम उन्हें लेकर बैठे रहेंगे तो यह दुनिया नहीं चल पाएगी। वैसे भी मेरे पास फुर्सत नहीं है, अगर फुर्सत भी है तो उस घर से मेरा नाता क्या रहा। वह इतना बोल फोन काट दिया। मास्टर साहब अपने कई मित्र रिश्तेदार से मदद मांगे, मगर हर जगह से उन्हें निराश ही होना पड़ा। छोटे बेटे को फोन लगाए कि आकर माँ को देख लो, अब बचने वाली नहीं है। यह बात उसे रात में बताई तो वह रात में ही पत्नी के साथ माँ से मिलने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर रात में ही माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, कोई 10 लाख लग जाएंगे। जीवन बोला, कोई बात नहीं, आप इलाज शुरू करें, मैं पैसे का प्रबंध करता हूँ। वह अपनी माँ के पास अपनी पत्नी को छोड़ कहीं चला गया। मास्टर साहब कहीं पैसे के प्रबंध करने गए थे, वहां भी कोई बात नहीं बनी तो निराश हो वापस आ गए। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। दूसरे दिन जीवन आया और डॉक्टर से मिल वापस चला गया। दीनानाथ जी डॉक्टर से बोले, मुझे अफसोस है कि पैसे का कोई प्रबंध नहीं हो पाया। डॉक्टर बोला, नहीं, पैसे का प्रबंध हो गया है, अभी कुछ देर पहले ही आपका बेटा पैसा जमा कर गया है। आज ही आपकी पत्नी का ऑपरेशन होगा। आप भगवान से प्रार्थना करें कि ऑपरेशन सफल रहे। मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल रहा। उनकी पत्नी होश में आ गई थी, वह अपने बेटे को ढूंढ रही थी। मास्टर साहब ने उससे बताया, आया तो था मगर कहीं चला गया है। दूसरे दिन वह आया, माँ का हाल जाना, उसकी सेवा में लग गया। उसकी पत्नी पहले से ही सेवा में लगी थी। मास्टर साहब ने जानना चाहा कि आखिर उसने पैसे का प्रबंध कहाँ से किया, तो उसने बताया, बस एक मित्र से ले लिया था। मगर यह बात मास्टर साहब से हजम नहीं हुई कि इतनी बड़ी रकम भला कोई इस मूर्ख को कैसे दे सकता है। कई दिन बीत गए, उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उन्हें लेकर मास्टर साहब गांव आ गए। गांव में एक आदमी को मास्टर साहब ने कहते सुना कि बेटा हो तो जीवन जैसा, वरना बिना बेटे का रहना ठीक। उसने अपनी माँ के लिए अपने नाम की सारी जमीन बेच दी और उसे बचा लिया। यह सुन मास्टर साहब के आंख में आंसू आ गए। वह घर आकर चाहते थे कि बेटे का चरण छू लूं, मगर पिता थे, उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह अपनी पत्नी से बोले, अच्छा हुआ जो जीवन तुम पर गया है, वरना मुझ पर चला गया होता तो मेरा तो सर्वनाश हो जाता। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है, मेरी छाती चौड़ी हो गई है, मैं अपना मुंह गांव वालों को गर्व के साथ दिखा सकूंगा। मुझे अपने बेटे बहू पर भरोसा हो गया है। कल ही अपने नाम की सारी जमीन मकान बेटे बहू के नाम कर दूंगा। भगवान जीवन के जैसा बेटा सबको दें और रमेश के तरह बेटा मेरे दुश्मन को भी ना दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।